नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं कपिल यादव। चलो आज का अभी जो हमारा जो टॉपिक अगला टॉपिक होगा, अब हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान का सबसे बड़ा पद, हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अब हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति पद की। राष्ट्रपति पद जो है कहाँ से लिया गया, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसका प्रक्रिया है, इस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो राष्ट्रपति शब्द सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। मुखर्जी ने दिया। क्यों दिया, क्या कारण था इसका, क्या रहा, उसके बाद की बात हम आगे करेंगे। हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहां पर है, किस प्रकार से है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। देखो, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही कहते हैं। अगर हम हेड ऑफ यूनियन, संघ का अध्यक्ष, उसको भी हम प्रेसिडेंट कहेंगे। अगर हम बात करें प्रधान, तो उसको भी हम प्रेसिडेंट कहेंगे। तो बहुत सारे नाम निकल कर आए। बहुत सारों ने बोला कि हम इसको मुखिया कहेंगे, हम इसको प्रधान कहेंगे, हम इसको संघ सेवक कहेंगे। बहुत सारे नाम यहां पर निकल कर आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका प्रेसिडेंट का हिंदी में अनुसरण किया राष्ट्रपति। तो अब आपसे यहां पर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को हिंदी में, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये हो गई बात। राष्ट्रपति का पद हमने लिया कहां से है? तो राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति, ये कैसा राष्ट्रपति? निर्वाचित राष्ट्रपति हम कहेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद जो होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? संविधान या कहें संघ का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ यूनियन, हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संघ का अध्यक्ष या भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो भी हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। हम राष्ट्रपति को ही अग्रणी मानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही नॉर्मली राष्ट्रपति में बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक अगर आप पूछे, नागरिक कौन होता है, तो वो भी राष्ट्रपति होता है। अब इसको पहला नागरिक क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि हम राष्ट्रपति को पहला नागरिक क्यों बोलते हैं? कि जब भी हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होगी तो क्या हम सबसे पहले राष्ट्रपति को काउंट करेंगे कि भाई एक तो राष्ट्रपति हो गया, बाकी का देखा जाएगा, काउंट कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या? तो इसको पहला नागरिक क्यों बोला जाता है कि जब भी हम अपनी, जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भी अपने संवैधानिक पद है, अगर इन संवैधानिक पदों को हम एक साथ, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, एक पोडियम पर लेकर आए, तो सबसे पहले जो अग्रणी होगा, जो सबसे पहले जिनकी चेयर लगेगी, वो कौन होंगे? वो भारत के राष्ट्रपति होंगे। इसी वजह से कहा जाता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब इसी राष्ट्रपति पद से एक नॉर्मल क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति पद किसके समान होता है? इसके
समान होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है वो किसके समान होता है? देखो, निर्वाचित राष्ट्रपति हमने कहां से लिया है? ये यूएसए से लिया है। लेकिन जो भारत का जो राष्ट्रपति का पद होगा वो किसके समान होगा? तो सभी याद रखेंगे, ब्रिटेन की महारानी या फिर राजा, जो ब्रिटेन की महारानी होगी या ब्रिटेन का जो राजा होगा उसी के समान भारत का राष्ट्रपति का पद माना जाएगा। अब यहां पर देखें कि राष्ट्रपति शब्द सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। निर्वाचित राष्ट्रपति पद हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यूएसए के संविधान से संविधान सभा या संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी हमारा राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे संविधान का अध्यक्ष होता है। भारत का पहला नागरिक भी कहें तो कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है वो किसके समान होता है? तो ब्रिटेन की महारानी के समान होता है। अब देखो, अभी राष्ट्रपति पद को बनाने के लिए क्या क्या हमारी दिक्कत आई, क्या क्या हमारी परेशानी आई। बहुत सारे राष्ट्रपति पद को हमने कब इसको स्वीकार किया गया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू करना था। तो लागू करने से बिल्कुल 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना था। और उससे 2 दिन पहले ही हमने क्या किया कि लिख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जो पद है स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति पद को स्वीकार किया गया। क्या स्वीकार तो पहले कर दिया गया था, संविधान में तो पहले लिख दिया गया था। तो यूं कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो संवैधानिक पद था, सबसे बड़ा पद था, ये बनाना था। और राष्ट्रपति यहां पर मनोनीत किए गए थे। जो मनोनीत किए गए थे वो किसको किया गया था? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत कर दिए गए। अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, यहां पर मनोनीत कैसे हो गए? फिर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में क्यों हुए थे? उसका पीछे रीजन ये है, उसके पीछे है रीजन राष्ट्रपति के चुनाव। अगर यहां पर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता तो हम चुनाव करवाते, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से इसका चुनाव होता रहता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें लागू की जाती है। अब यहां पर राष्ट्रपति मनोनीत हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको भारत का पहला राष्ट्रपति माना जाता है। क्लियर है? अब दूसरी बात देखिए कि कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का अध्यक्ष इसे माना गया है, यह भी राष्ट्रपति को ही माना गया है। कार्यपालिका का अध्यक्ष किसको मानते हैं? हम राष्ट्रपति को मानते हैं। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद, किस भाग और कहां कहां पर इसका क्या क्या शक्तियों के बारे में इसको बताया गया है, ये सारी चर्चाएं अब हम करते हैं। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, संविधान के भाग जो 5 संख्या है, संविधान की भाग संख्या 5 और संविधान की भाग संख्या 5 का जो उल्लेख मिलता है, इसको हम संविधान के भाग 5 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो होती है अपनी कार्यपालिका, ठीक है, दूसरी होती है अपनी संसद और तीसरा होता है अपना सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय। और इसी में ऐड कर देते हैं अपन CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि अपना आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक भाग संख्या 5 होगी। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक अपनी कार्यपालिका, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक अपनी संसद, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक अपना सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक अपना कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अभी यहीं पे अपना राष्ट्रपति, अब इसी को भी अगर हम डिवाइड करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक अपना राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 74 और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 52 से 62 तक कि भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। अब किस आर्टिकल में राष्ट्रपति जी के लिए क्या क्या मेंशन किया है उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, याद रहेगी अच्छे से। पका नी का को ती क्यो मैं प्लस 62, पकानी का को दियो दशम प्लस 62। अब पैसे आर्टिकल 52 अच्छे से याद हो जाएगा, देखो ट्रिक बहुत अच्छी है। पैसे पद आर्टिकल 52, का से कार्यपालिका आर्टिकल 53, नी में दो आएंगे 54 और 55, नी से निर्वाचन मंडल, नी से निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मंडल में मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, कौन कौन हिस्सा नहीं लेगा, वो 54 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का चुनाव किस मेथड से किया जाएगा, कौन सी प्रणाली यहां पर लागू की जाएगी। आर्टिकल 56 का से कार्यपालिका, कार्यकाल कि भाई कितना कार्यकाल राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर यहां पर बना रहेगा। को से साइलेंट रख देंगे। डी से दोबारा चुनाव हो सकता है क्या नहीं हो सकता, दोबारा चुनाव, ठीक है ना, दोबारा चुनाव। जो से योग्यता क्वालिफिकेशन 58 में, ठीक है। दशा शर्तें, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या शर्तें होगी 59 में। जैसे शपथ 60 में शपथ कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा, मैं से महाभियोग, मैं से क्या आएगा महाभियोग की राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से चलाई जाएगी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, राष्ट्रपति पद को कैसे हटाया जाए। 62 में है पद रिक्त, 62 में क्या होगा पद रिक्त, कि भी किसी भी कंडीशन की वजह से भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कंडीशन क्या क्या होंगी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव आर्टिकल 64, 60 में, 70 में, 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभाल सकता है इन कंडीशन ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम मुख्य आर्टिकल क्या क्या हो सकते हैं राष्ट्रपति के, जो बड़े ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हमारे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें हम इनकी पढ़ेंगे। तो जैसे कि 52 में बताया था, 52 के बताया था, पद का उल्लेख यहां पर बताया गया है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख, राष्ट्रपति पद का उल्लेख, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उल्लेख के बारे में यहां पर चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
साफ साफ लिखा गया आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का एक ही राष्ट्रपति होता है ना, कि भारत के दो राष्ट्रपति होते हैं? नहीं, इंडिया हैव सिंगल प्रेसिडेंट, भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। भारत की राष्ट्रपति पद पर दो राष्ट्रपति नहीं आ, जब तक उसको पद पर है तब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आएगा, चाहे उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए। अब देखिए कंडीशन सुनना, अगर मान लो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? 2027 में, यानी कि 25 जून 2027 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपना टेन्योर खत्म। इससे बिल्कुल मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव ना हो पाए, भाई इमरजेंसी, कोई दूसरी कंडीशन, और 27, 28, 29, 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाए, तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हटा देंगे? नहीं, ये तब तक अपने पद पर कार्यभार करेगी जब तक कोई इनका उत्तराधिकारी इनके पद पर ना आ जाए, चाहे इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? ये होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के दो राष्ट्रपति नहीं होंगे। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में बताता हूं आपको आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति या तो स्वयं कार्य करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा वो क्या करवाएगा? कार्य करवाएगा। या तो राष्ट्रपति स्वयं कार्य करेगा और या फिर वो अपने अधीनस्थों के द्वारा क्या करवाता है? कार्य करवाता है। और इसी संघ की कार्यपालिका को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक अपनी होती है नाम मात्र कार्यपालिका, और एक होती है अपनी वास्तविक कार्यपालिका, है ना? वास्तविक कार्यपालिका। इसका जो अध्यक्ष होता है नाम मात्र राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया। किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री होता है। जो वास्तविक कार्यपालिका होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना? नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अगर यहां पर पूछे आपसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, देखो। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि संघ का अध्यक्ष कौन होता है? संघ का अध्यक्ष कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे संघ सरकार, क्या पूछ रहे हैं? संघ सरकार का अध्यक्ष कौन? तो दोनों के आंसर अलग है। संघ का अध्यक्ष अभी आपको बताया है कि कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन संघ सरकार की पूछे तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संघ का अध्यक्ष कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति। इन दोनों में डिफरेंट कर लेना। नाम मात्र यानी संघ, वास्तविक यानी कि सरकार। ठीक है? दोनों बातें एक साथ। संघ का अध्यक्ष अगर पूछता है तो भारत के राष्ट्रपति होंगे, अगर वो संघ सरकार का अध्यक्ष पूछता है तो भारत के जो भी प्रधानमंत्री होगा वो रहेगा। क्लियर है भाई? आर्टिकल 75 साफ साफ लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वो उस संघ सरकार का, वो भारत सरकार का अध्यक्ष कहलाता है। क्लियर है? यानी कि सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और संघ का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के
ठीक है, चलो राष्ट्रपति यही नहीं करता, जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या सुपर कमांडर भी कौन होता है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। तीनों सेनाओं को, यानी कि मतलब क्या होगा, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होने के नाते सेनाओं का कमांडर, सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो अपना प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति हो। मतलब क्या है, राष्ट्रपति। क्यों मनाते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही वो इंसान है कि इन सेनाओं को अगर युद्ध करना है, युद्ध रोकना है, हमला करना है, हमला रोकना है, इन सेनाओं को जो अंतिम ऑर्डर देगा वो कौन देगा, वो राष्ट्रपति देता है कि भैया आपको चाइना के ऊपर चढ़ाई करनी है, चाइना ने जितनी जमीन हमारी कब्जे में कर रहे इसको छुड़वाना है, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करो, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दो, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से इसका नामो निशान मिटा दो, ये कौन करे कहेगा, राष्ट्रपति कहेगा। तीनों सेना उसी के ऑर्डर को मानते हुए आगे बढ़ेगी। युद्ध रोकना कि भाई रुक जाओ, युद्ध नहीं करना, अगला सरेंडर कर रहा है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये भी ऑर्डर कौन पास करेगा, तो ये भी ऑर्डर भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है, वो भारत का राष्ट्रपति हो। क्लियर यहां तक आर्टिकल 53। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बड़ा ही बेहतरीन आता है आर्टिकल 54, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा यहां पर आर्टिकल होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, इलेक्टेड कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, चुनाव मंडल क्या है, कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। देखो मैं पहले बता दूं कि भारत के संविधान में चुनाव की प्रक्रिया दो प्रकार की अपनाई गई। एक होता है अपना प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अपना अप्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन हम किसको बोलते हैं, क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन, कि भाई ऐसा चुनाव जिसमें भारत के वयस्क मताधिकार मिलकर चुनाव में हिस्सा ले, वो चुनाव कैसा कहलाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभा, जैसे हमारा स्थानीय चुनाव, इन सभी का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, वयस्क मताधिकारों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिस चुनाव में वयस्क मताधिकारों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मिलकर किसी का चुनाव करे, वो चुनाव कैसा होता है, वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधान परिषद। हर एक राज्य में नहीं है विधान परिषद, लेकिन जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है ना। सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया। अभी प्रस्ताव है आगे। अब देखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है, यह भी एक बड़ी बात है। चलो अब हम 2 पोर्शन में करते हैं, 2 पॉइंट बना लेते हैं, आप दोनों एक साथ ही कर लेंगे समय का अभाव को देखते हुए। एक तो हिस्सा लेंगे, है ना, इधर लिखते हैं हिस्सा लेने वाले, हिस्सा नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले कौन कौन हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। सदन कौन कौन से, दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा,
क्या लिखा गया? पहला पॉइंट क्या है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। यानी कि लोकसभा में जो निर्वाचित होकर जाएगा, राज्यसभा में जो निर्वाचित होकर जाएगा, वो राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, कौन नहीं लेगा? पहले संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। ठीक है, चलो अब ऐसे कौन है जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? अब एक बात, एक पॉइंट यहां पर समझना, एक पॉइंट यहां पर समझना, लोकसभा में क्या आते हैं? एंग्लो इंडियंस। राज्यसभा में क्या आते हैं? नॉमिनेट मेंबर। राज्यसभा में कितने आते हैं? 12। लोकसभा में कितने आते थे? 2। लेकिन इन 2 का पत्ता साफ हो गया है, तो इसके लिए याद रखना 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2020 में। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, जहां पर क्या प्रावधान किया गया, और प्रावधान क्या हुआ? यहां पर प्रावधान यह हुआ कि एंग्लो इंडियंस जो अंग्ल भारतीय होंगे, इसमें आर्टिकल 331 में जिनको रिजर्वेशन दिया था, आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियंस जो हैं उनको लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। अब वो लोकसभा में मनोनीत नहीं होते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर जो होते हैं जो राज्यसभा से आते हैं, किस किस में? एक आता है सबसे पहले साहित्य में, कला, विज्ञान, समाज सेवा। समाज टोटल कितने? 12 सदस्य। यही होते हैं जो कहां पर आते हैं? संसद में मनोनीत होकर, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट कौन कौन हिस्सा लेगा? राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन हिस्सा नहीं लेगा? पहला विधान परिषद, विधान परिषद नहीं लेगी, विधान परिषद के सदस्य ये। दूसरा विधानसभा में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। हालांकि इनका भी पत्ता साफ हो गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत भी, जो कि जहां से एंग्लो इंडियन हटाया वो इनको भी हटा दिया। जो राज्यों की विधानसभा, जो अपने 28 राज्य हैं, ठीक है ना, इन 28 राज्यों की विधानसभा जो है उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। विधान परिषद जो सिर्फ 6 राज्यों में है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। साथ में जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट, अगर हम देखें तो यहां पे याद रखना, साथ में यहीं पे लिख देता हूं, भंग हुई विधानसभा के सदस्य, है ना। अब किसी भी कारण से कोई विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है, किसी भी कारण से कोई विधानसभा उसको भंग कर रखा है, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगी? नहीं, सिर्फ बिल्कुल नहीं लेगी। वो ये नहीं होगा उसका चुनाव करवाने का हम इंतजार करेंगे भी इसका चुनाव होगा तब हम राष्ट्रपति का चुनाव, नहीं, चुनाव तो अपने टाइम पे होगा। अगर वो भंग है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात एक समय में भंग थी लेकिन चुनाव जब भी हुआ, ठीक है,
तो भंग हुई विधान परिषद भी क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। तो अब हमारे पास साथ में एक और यहां पर हमने राज्यों को तो दिया लेकिन यूटी को नहीं दिया। तो एक पॉइंट और याद रखना, दिल्ली प्लस पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो अपनी यूनियन टेरिटरी हैं, उन यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। और इनको अनुमति दी गई थी कब? 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी, इनको परमिशन दी गई थी। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली और पुदुचेरी ने सबसे पहले किस राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया। सबसे पहले दिल्ली और पुदुचेरी ने किस राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था? देखो 1991 में संशोधन हुआ, 1992 में चुनाव हुआ। राष्ट्रपति बने कौन? शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा बने। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी ने 1992 में हिस्सा नहीं लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1997 में के.आर. नारायण। ठीक है ना, किसके चुनाव में हिस्सा लिया? के.आर. नारायण के चुनाव में लिया था 1997 में पहली बार दिल्ली और पुदुचेरी ने। तो ये हमें समझ में आ गया होगा भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन हिस्सा नहीं लेता है। तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हिस्सा नहीं लिया जाता। ठीक है, अब उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है। उसके बाद अगर हम बढ़े तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 55 हमें यह समझाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव का अप्रत्यक्ष होता है, अभी बताया था, अप्रत्यक्ष होता है। अब इसके लिए एक प्रणाली बनाई गई है, इसके लिए एक प्रणाली बनाई गई है। और प्रणाली कौन सी है तो वो जरूर देखें कि भाई प्रणाली कौन सी बनाई गई है। तो प्रणाली ये रहेगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान,
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के तहत भारत के राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अब मतलब क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि भाई जब ये लोग हिस्सा लेंगे तो इनकी वोट वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है ना। इनकी क्या निकाली जाएगी, वोट वैल्यू निकाली जाएगी, वोट वैल्यू, मत मूल्य निकाला जाएगा। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, एकल संक्रमणीय का मतलब होगा कि ट्रांसफरेबल, क्या होगा, ट्रांसफरेबल, कि एक के बाद एक को ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि जितने की भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को वोट डालना अनिवार्य होगा। मैं इनका मेथड बताऊं उससे पहले यहां पर थोड़ा सा समझ ले, और समझे क्या कि मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट है, इसको समझा दें, कोशिश करता हूं मैं कि 4 कैंडिडेट है, ए है, बी है, सी है और डी है, और ई को वोट डालना है, और टोटल 10 लोग हैं जिनको वोट डालना है। इसको मान लो 4 लोगों ने वोट दिया, इसको 3 लोगों ने, 4 3 7, ये रेशियो बिगड़ जाएगा। मान लो इसको 5 लोगों ने इसको वोट दिया, 1 ने इसको दिया, 2 ने इसको दिया, और कितने बच गए, 6, तो 8 और 2 10। चलो ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो इसमें से कौन जीता? अगर यहां पर हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, अगर हमारा वो चुनाव होता तो हमारा 5 जीत गया। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम कोटा, कम से कम कोटा निर्धारित किया गया है, कम से कम। अब कम से कम क्या होगा, 50% + 1, यानी कि आधा, आधे से एक ज्यादा, यानी कि 10 में से कम 6 वोट जो लेकर आएगा उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और ऐसी कंडीशन 1969 में पहली बार देखने को मिली थी, जब वीवी गिरी के सामने थे नीलम संजीव रेड्डी, और पहली मतगणना में किसी ने अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, और दूसरी पसंद के राष्ट्रपति कहे जाते वीवी गिरी, जिन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था 1969 में। और नीलम संजीव रेड्डी हालांकि बाद में जाके 1977 में निर्विरोध उन्होंने चुनाव जीता था, या राष्ट्रपति बने थे, जीता तो क्या था, राष्ट्रपति बने थे, उनके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन किया ही नहीं, चुनाव तो हुआ ही नहीं, तो राष्ट्रपति बनाया गया था, उनको निर्विरोध बनाया गया था। तो ये होती है अपनी ट्रांसफरेबल, है ना, ट्रांसफरेबल। उसके बाद क्या होता है अपना एकल संगठित गुप्त मतदान प्रणाली, यानी कि वोट डालने के बाद किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। अब क्या है कि भाई इसका एक सूत्र होता है, वोट वैल्यू निकाल के, मत मूल्य का सूत्र, मत मूल्य निकालने का एक सूत्र होता है। अगर हम निकालते हैं किसका, विधानसभा का, तो विधानसभा के लिए क्या सूत्र होगा, 1971 के तहत राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, चलो विधानसभा के सभी निर्वाचित गुणा कर देंगे 1/। तो इस मेथड से हम किसी भी राज्य का मत मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129 होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होता है, 403 होता है। सबसे कम सिक्किम का होता है, मात्र 7 होता है। तो इसी मेथड से, यानी कि 1971 में उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, उस विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है, और उसको गुणा कर देंगे 1/1000 से, तो हमारा जो निकल के आएगा इस प्रकार से रिजल्ट निकल के आएगा। ये हो गया हमारा विधानसभा के लिए। अगर हम बात करें, समय का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं आपको अच्छे तरीके से निकाल के भी पूरे मजेदार तरीके से मैं आपको राष्ट्रपति बता पाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे 1-2 आर्टिकल और एक्स्ट्रा कराने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वालिफिकेशन और कार्यकाल,
उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में कैसे निकाले जाएंगे? विधानसभाओं का कुल मत मूल्य बटे संसद की निकाल रहे हैं हम, संसद, ठीक है ना, संसद, लोकसभा बाय मिस्टेक, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, अगर इसको हम भाग देंगे तो इनका कुल मत मूल्य निकल के आता है 5,49,408। अगर इसमें हम भाग देते 543 और 233 का 776 का भाग निकले तो कितना निकल के आएगा? 708 निकल के आएगा। विधानसभाओं के सभी सदस्यों का मतमूल अलग अलग हो सकता है। राजस्थान के एक विधायक का मतमूल अलग होगा, हरियाणा के एक विधायक का मतमूल अलग होगा, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल अलग होगा, लेकिन जो हमारे सांसद है, चाहे वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या किसी भी XYZ राज्य से है, उनका मतमूल बिल्कुल समान होता है और वो होता है कितना? 708। ये निकलकर आएगा 5,49,408 में 776 का भाग देने के बाद 708 हमें प्राप्त होता है। तो 708 एक हमारे सांसद का, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से, उसका मतमूल बिल्कुल क्या रहेगा? समान रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये होता अपना चुनाव पद्धति। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति के बारे में हमने देखा। अब आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हम देखेंगे इंपोर्टेंट मैं आपको आर्टिकल 56 पे ही लेके चलता हूं, जहां पर राष्ट्रपति का क्या बताया गया है? कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल के बारे में। अब कार्यकाल कितना होता है वो देखते हैं। पद ग्रहण तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पद ग्रहण तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। लेकिन महाभियोग, मृत्यु, त्यागपत्र से कार्यकाल समय से पहले भी पूर्ण हो सकता है। ठीक है ना, समय से पहले भी पूर्ण हो सकता है। कंडीशन क्या होगी? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दे संसद, या फिर वो अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दिया कर उनके आकस्मिक दुर्घटना की वजह से उनकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो इनकी कंडीशन की वजह से राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो समय से पहले भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे उसमें, चुनाव ना होने पर या अगला उत्तराधिकारी न आने तक राष्ट्रपति पद पर रहेगा। मतलब क्या होगा इसका? कि राष्ट्रपति का मतलब कि मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का चुनाव अभी तक नहीं हुआ या अपने पद को ग्रहण नहीं किया है, तो तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन अभी तक भारत के संविधान में, भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल को बढ़ाया गया हो। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कम हुआ मृत्यु के कारण 2 बार, 1977 और 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1969 और 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का जो टेन्योर था वो बीच में ही डिसबैलेंस हो गया था।
ठीक है, तो एक बार कम जरूर हुआ, लेकिन अभी तक किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया। तो आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो पद ग्रहण तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का होगा, जिस दिन तारीख शपथ ग्रहण करेगा। यानी कि अभी के दिन क्या होता है कि 25 जून को राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है। क्लियर होगा यहां तक? चलो, उसके बाद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल में 58 की तरफ आगे बढ़ूंगा, जहां पर क्या बताई गई है, योग्यता के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में राष्ट्रपति को यहां पर बताया गया। राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होगी, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब राष्ट्रपति को भी ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, आया चलो भाई तेरे को बना दे राष्ट्रपति, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये संविधान का सबसे सम्माननीय, सबसे बड़ा पद है, तो इसकी गरिमा है, एक बड़ी गरिमा है। तो इसी को देखते हुए कुछ योग्यताएं यहां पर रखी गई हैं। तो क्या क्या योग्यता हमारे राष्ट्रपति पद के लिए होगी, ये चीजें अब हम देखते हैं। चलो, तो पहली जो योग्यता होती है वह है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत का नागरिक होगा तभी बनाएगा, दूसरे को नहीं बनाएगा। कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष हो, ठीक है, कम से कम उम्र 35 वर्ष। एक बात हमें यह याद रखनी होगी कि भारत के राष्ट्रपति के पद की कम से कम उम्र तो संविधान में 35 वर्ष बताई गई है, लेकिन अधिकतम उम्र का उल्लेख भारत के राष्ट्रपति पद की उम्र का उल्लेख, अधिकतम उम्र का उल्लेख नहीं किया गया। कम से कम सिर्फ 35 वर्ष होगी, लेकिन अधिकतम कितनी भी हो सकती है। अभी वर्तमान की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, जिनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, जो कि सबसे कम उम्र की भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। लगभग 64 साल के आसपास की उनकी उम्र रही होगी जब वो भारत की राष्ट्रपति बनी थी, है ना। तो सबसे कम उम्र की 64 साल की राष्ट्रपति, यानी कि मतलब क्या हो कि कम से कम उम्र का उल्लेख जरूर है, लेकिन अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति का, ऐसा उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया हो। यानी भारत का नागरिक हो और कम से कम उम्र 35 वर्ष हो। दूसरा, अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में देखो, यूएसए से हमने पद लिया। अब यूएसए में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए जन्म से यूएसए नागरिक हो, है ना। इंटरेस्टिंग बात कि वहां पर एक कानून बना हुआ है कि अपना वहां पर कि प्रेसिडेंट, यूएसए का अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसका जन्म भी कहां पे हुआ हो, उसका जन्म भी यूएसए में ही हुआ हो, जन्म से हो। लेकिन क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से ही उसको भारत का राष्ट्रपति होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा लिखा नहीं गया। लेकिन जब भी राष्ट्रपति चुनाव करने की या क्वालिफिकेशन देखने की बात आती है तो हमेशा यही देखा जाता है कि वो जन्म से भी कैसा हो, भारतीय ही हो। उसका जन्म भी कहां पे हुआ हो, भारत में हुआ, ठीक है। अमेरिका में तो लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसमें पूछा गया क्या भारत के राष्ट्रपति का जन्म से भारत का होना जरूरी है, क्या संविधान में ऐसा लिखा गया? तो नहीं लिखा गया, ये यूएसए के संविधान में लिखा गया है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद इंपोर्टेंट, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। संसद का सदस्य बनने की, संसद का ये यू कैसे के संसद का तो नहीं होगा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यानी कि उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बन सके। लेकिन लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद का एक भाग होता है और वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, वो एक भाग होता है। यहां पर उसकी सिर्फ इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। हालांकि यहां पर सदस्यता होनी चाहिए, वो बात नहीं है कि सिर्फ इतनी योग्यता हो कि सदस्यता हो उसकी। उसके बाद संसद में
50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं, अनिवार्य, ठीक है ना। 50 प्रस्तावक और 50 ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, यानी कि संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मिलकर कम से कम 50 लोग तो उसके पास ऐसे होने चाहिए जो ये बोले कि हम राष्ट्रपति पद के लिए इस इंसान का नाम अग्रणीय रखते हैं, आगे रखते हैं। तो वो तो उसके लिए क्या होंगे, वो उसके लिए प्रस्तावक होंगे। और 50 लोग उठकर ये बोले कि जिन लोगों ने इस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के लिए रखा है, हम उसका क्या करते हैं, हम उसका जोर तोर से समर्थन करते हैं। तो वो उसके लिए क्या होंगे, अनुमोदक, प्रपोजर, सेकेंडर्स, प्रस्तावक और अनुमोदक। ये अनिवार्य रूप से होता है, पहले नहीं था ऐसा। जब अपना पहली बार 1952 में चुनाव हुआ तो एक प्रस्तावक एक अनुमोदक, बाद में इसमें चेंज किया गया, प्रस्तावक की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 10, अनुमोदक की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 10। बाद में चेंज किया गया, प्रस्तावक की संख्या 50 और अनुमोदक की संख्या भी 50। और यहां पर जमानत राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जमानत राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो जमानत राशि जो है, ठीक है, जमानत राशि जो है वो भी कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपए की जमानत राशि होनी चाहिए। और ये जमानत राशि जो है आरबीआई में, किसमें आ जाएगी, आरबीआई में जमा होगी। अगर कोई भी राष्ट्रपति जो है वो कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि को क्या कर दिया जाएगा, जब्त किया जाएगा। यानी कि उसको जमानत राशि वापस नहीं, यानी कि बोलते ना अपनी लोकल भाषा में जमानत जब्त होगी, उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर कार्य ना करे, ठीक है ना, लाभ के पद पर कार्य ना करे। अभी लाभ का पद होता क्या है यह हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन आर्टिकल 102 का भाग ए 191 भाग ए दोनों में लिखा गया कि लाभ के पद क्या क्या नहीं होंगे। ये लिखा गया, ये नहीं लिखा कि लाभ का पद क्या होगा, लाभ के पद क्या क्या नहीं होंगे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 102 और 191 ए। क्या क्या बताया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल, किसी भी संसद के सदस्य या मंत्रिपरिषद या संसद के सदस्य, मंत्रिमंडल, किसी भी राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी कि संवैधानिक पद पर जो आसीन है वो लाभ के पद पर काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी के सभी क्या होंगे, लाभ के पद पर होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, और बाकी के आर्टिकल्स हम मिलकर जरूर पढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।